डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, महेंद्र चौधरी जी, अंकित जी, हमारे अनीता चौधरी जी, कलाम साहब, हरनाम सिंह जी, दीपक नाथ साहब, इस सभा में उपस्थित मौजूद ख़वातीन और हज़रात, रेडियो सज्जनों, नौजवानों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ आप सबों का, विशेषकर बड़ी संख्या में महिलाएं हमारी ख़वातीन नजर आ रही हैं, उनका, जिन्होंने मेरा सम्मान किया, मेरे लिए अच्छी बातें कही, और इन सब के लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब आपके हैं, आपके बीच में रहते हैं, आपका मान सम्मान ऊंचा करते हैं, दिल्ली की विधानसभा की जब अध्यक्षता करते हैं तो जो शालीनता, जो विद्वता उनकी बातों से परिलक्षित होती है, वो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा को एक ऐसा अध्यक्ष मिला है जिससे सारे देश के अध्यक्षगण विधानसभाओं के प्रेरणा लेते हैं। मेरा डॉक्टर साहब से सानिध्य मुझको लगता है 7-8 साल 9 साल पहले जरा ज्यादा हुआ। हमारे भारत सरकार में बिजली के मंत्री हुआ करते थे PM सईद साहब, उनका असमय निधन हुआ विदेश में, और उनकी लाश के साथ मुझको भी प्रधानमंत्री जी ने जाने के लिए कहा। लक्षद्वीप के वो रहने वाले थे, उनका लड़का अब्दुल्ला आज लोकसभा के सबसे कम उम्र सदस्य हैं, और मुझको जहां तक याद पड़ता है, आज जो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, वो उस समय दिल्ली के प्रभारी थे, इंचार्ज, वो साथ गए थे, और दिल्ली सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से जहां तक मुझको याद पड़ता है, माननीय योगानंद शास्त्री जी गए थे, और हम लोग 2 दिनों तक साथ रहे थे। वैसे वसूख का माहौल था, हमारे बहुत प्रिय नेता की मृत्यु हुई है, मगर उस समय जो डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से बातें करने का, उनको नजदीक से देखने का, उनकी विद्वता को जानने का, उनकी काबिलियत को समझने का जो मौका मिला है, मैं उसी दिन से बहुत ही ज्यादा दिल की गहराइयों से करता हूँ। राजनीति में, समाज में पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली बार जब देश को संबोधित किया, तो एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही थी। उन्होंने कहा कि राजनीति में गड़बड़ियां हैं, राजनीति में कमियां हैं, और मेरा पढ़े लिखे लोगों से आग्रह है, गुजारिश है कि राजनीति की कमियों पे दूर से हंसिए नहीं, राजनीति ज्वाइन करके उन कमियों को, उन गड़बड़ियों को दूर करने की कोशिश कीजिए। और निश्चित रूप से डॉक्टर योगानंद शास्त्री जैसे लोग राजनीति में जब आगे आएंगे, राजनीति में हिस्सा लेंगे, तो राजनीति अपने आप स्वच्छ होती चली जाएगी, साफ होती चली जाएगी। इसलिए इस तरह के लोगों को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए, और इनकी प्रेरणा से, इनको अपना आदर्श मानने वाले नौजवानों की एक भीड़ अगर राजनीति में आएगी, तो हमारे देश का राजनीतिक भविष्य बहुत स्वच्छ होगा, बहुत उज्जवल होगा। मेरा ये मानना है। हम ज्यादातर लोग यहाँ कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस क्या है, कांग्रेस क्यों बनी, इसके बारे में भी कभी कभी विचार होना चाहिए। हम कांग्रेस में MP, MLA, मंत्री, प्रभारी, जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए नहीं आते हैं। कांग्रेस की स्थापना इसलिए नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों को भगाने के लिए भी नहीं हुई थी, अगर उस तरह से सोचा जाए। हुआ क्या था, जहां से योगानंद शास्त्री जी ने, डॉक्टर साहब ने बात
बहादुर शाह जफर साहब के समय तक लाइव थी। मैं उसके बाद का सिलसिला शुरू करता हूँ। जाहिर है मैं उतना विद्वान नहीं हूँ, वो इतिहास के हैं और प्रोफेसर हैं। मैं MBBS करने वाला जिसको इतिहास से कोई मतलब नहीं रहता है, जिसको फिजिकल बनावट से ज्यादा मतलब रहता है, इसलिए मैं उससे विद्वान वाली बात तो कर नहीं पाऊंगा। मगर फिर भी जो मेरी जानकारी है, ये बहादुर शाह जफर साहब के वक्त में इस मुल्क में अंग्रेजों की हुकूमत थी और हमारी सबसे पहली ऑर्गेनाइज लड़ाई तैयारी कभी से ही बहादुर शाह जफर साहब की सदारत में हुई थी। अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबा तो दिया, मगर उनको बहुत परेशानी हुई उस क्रांति को दबाने में। जितनी आसानी से उन्होंने समझा था कि ये क्रांति दब जाएगी, उतनी आसानी से वो क्रांति दबी नहीं। और अंग्रेज जिसकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबा करता था, बहुत से लोग ताज्जुब करते हैं कि भाई ऐसा कौन सा जमाना था जिसमें सूरज नहीं डूबा करता था। तो दुनिया के इतने बड़े हिस्से पे अंग्रेजों की हुकूमत थी कि कहीं सूरज डूबता था तो कहीं सूरज निकल जाया करता था। अभी दिल्ली में, हिंदुस्तान में रात के 8 बजने वाले हैं, यहाँ 2-3 घंटे पहले सूरज डूबा है। और अंग्रेजों की हुकूमत कनाडा में थी, वहां अभी सुबह के 10:30 बज रहे होंगे, वहां 2-3 घंटा पहले सूरज निकला होगा। हिंदुस्तान पे भी अंग्रेजों की हुकूमत थी और कनाडा में भी अंग्रेजों को हुकूमत थी, तो कहीं सूरज डूबता था तो कहीं सूरज निकलता था। इसलिए कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में, अंग्रेजों की हुकूमत में सूरज नहीं डूबता है। तो उनको परेशानी हुई कि इतने ताकतवर हम, और हमारे जमाने में ये असंगठित भारत के लोग, कमजोर लोग, निहत्थे लोग, इनको दबाने में हमको क्या परेशानी हुई। तो जब उन्होंने दबा लिया उसको, तो एक जांच कमेटी बैठाई। आज भी कोई घटना होती है, आज भी कोई वाकया होता है, तो सरकारें, जो प्रशासन के लोग हैं, जांच समितियां बैठाते हैं। जांच समितियों ने जो रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट ये आई कि हमको इतनी परेशानी इसलिए हुई कि हिंदुस्तान का जो सारा समाज था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अगड़े, पिछड़े, दलित, गैर दलित, आदिवासी, गैर आदिवासी, ये सब भावनात्मक रूप से संगठित होकर के हमारे खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की थी। इसलिए उस लड़ाई को दबाने में हमको इतनी परेशानी हुई। उसी के बाद से अंग्रेजों ने एक बड़ी मशहूर पॉलिसी बनाई, जिसको हम आप सब जानते हैं, डिवाइड एंड रूल की, कि फूट डालो और राज करो। कुछ लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे से इस डिवाइड एंड रूल को जोड़ते हैं। मैं समझता हूं इससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटने से अंग्रेजों को क्या फायदा हुआ? 14 अगस्त 1947 को उन्होंने हिंदुस्तान बांटा और 24 घंटे के अंदर 15 अगस्त 1947 को वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग गए। हिंदुस्तान, उनको डिवाइड एंड रूल का फायदा हुआ। जिस 90 साल का जिक्र किया डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ने कि 1857 से 1947 तक 90 साल तक अंग्रेजों ने इस मुल्क में डिवाइड एंड रूल करके और अपनी हुकूमत चला ली। और उसी के बाद जब डिवाइड एंड रूल का असर समाज पे दिखने लगा, लोगों को लगने लगा, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, कि हिंदुस्तानी समाज बट रहा है, तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। और उस कांग्रेस की स्थापना में कहीं न कहीं मूल रूप से ये भावना थी लोगों की, और वो पहली भावना ये थी कि हम समाज को जोड़ें, समाज को एक करें। अगर हम समाज को जोड़ लेंगे, समाज को एक कर लेंगे, तो दुनिया फतह करने में हमको समय नहीं लगेगा। और यही किया कांग्रेसियों ने कि पहले सारे हिंदुस्तान को जोड़ा। इस 90 साल का वक्त लगा, लेकिन हमने कामयाबी पाई। हमने इस अंग्रेजों को इस मुल्क से बाहर किया। आज भी जो कांग्रेसी है, मेरा मानना है कि उसकी पहली जिम्मेदारी है कि, और उसका पहला काम है, MP बनना नहीं, MLA बनना नहीं, काउंसिलर बनना नहीं, जो और नेता है वो बनना नहीं, प्रभारी बनना नहीं। अगर आप कांग्रेसी हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, अगरे हो, पिछड़े हो, अगर आप कांग्रेसी हैं, दलित हो, गैर दलित हो,
तो आपकी पहली जिम्मेदारी है समाज को जोड़ने की, और जो समाज को जोड़ने का काम करता है वही सच्चा कांग्रेसी है। इसलिए कि अगर समाज नहीं जुड़ा रहेगा तो इतिहास अपने को दोहराता है। हम क्यों बटे? जो हमारी इतनी पवित्र लड़ाई में एक सांप्रदायिकता का रंग खुल गया, जिससे हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए। उस वक्त सांप्रदायिकता का रंग खोलने वाले थे डॉक्टर साहब, मुझसे ज्यादा इतिहास जानते हैं। मगर ये बात सही है कि अंग्रेजों की मदद से हिंदू महासभा के लोग, मुस्लिम लीग के लोग, ये सारे लोग अंग्रेजों की मदद से लड़े और ये दिखलाने के लिए कि हिंदुस्तान में आपसी निफाक है, और उसी आपसी झगड़े की वजह से मुल्क का बंटवारा हुआ। आज अक्सर जो दूसरी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं कांग्रेस पे ये आरोप लगाते हैं कि हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अरे हम तो राजनीति में उस दिन से हैं जिस दिन इन पार्टियों का जन्म भी नहीं हुआ था। अगर हम केवल वोट बैंक की राजनीति करते तो कोई बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी इस मुल्क का जो नहीं होगा वो भी जानता है कि यहाँ बहुसंख्यक समाज की आबादी ज्यादा है। बहुत आसान रास्ता था कि कांग्रेस केवल बहुसंख्यक कर सकती थी, मगर कांग्रेस ने इसलिए ऐसा नहीं किया कि अगर हम केवल बहुसंख्यक करेंगे और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में लड़ाई लगेगी तो फिर इस देश का परिणाम वही होगा जो 14 अगस्त 1947 को हुआ। कोई भी अगर सच्चा हिंदुस्तानी है वो सबसे पहले चाहता है कि अल्लाह न करे, खुदा न करे, भगवान न करे, गॉड न करे, वाहिगुरु न करे कि फिर इस मुल्क में 14 अगस्त 1947 का दिन वापस लौटे। हम अपनी उपलब्धियों को याद रखते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि अपनी उपलब्धियों को याद रखना चाहिए। आज 5वें क्लास के बच्चे से पूछिए कि आप आजाद कब हुए थे, ये देश आजाद कब हुआ था, तो 5वें क्लास का बच्चा है वो भी गर्व से कहेगा कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे। मगर उस बच्चे के पिता से पूछिए कि हम बर्बाद कब हुए थे, भारत माता जिनको आप कहते हैं उनके 2 टुकड़े कब हुए थे, तो शायद पिताजी को 14 अगस्त 1947 का दिन याद नहीं है। कांग्रेसियों को वो दिन याद रखना चाहिए और सारा प्रयास करना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 की तरह का मनहूस दिन नहीं आवे इस देश में। और जो लोग उधर चले गए वो भी नाखुश हैं, जो इधर रह गए वो भी संतुष्ट नहीं है। इसलिए कांग्रेस समाज को जोड़ने की बात करती है, समाज को तोड़ने की बात नहीं करती है। और जो समाज को जोड़ने की बात करता है वही सच्चा नेता है। जो पार्टी समाज को जोड़ने का प्रयास करती है वही समाज की सच्ची हितैषी है। जो समाज को बांटने का प्रयास करता है वो कभी समाज का शुभचिंतक नहीं हो सकता है। इसलिए निश्चित रूप से अगर कांग्रेस चाहती तो अक्सर माइनॉरिटी के मुस्लिम समाज के लोग, मेरा एक और भी आग्रह है, इसका नाम कुछ हिंदू मुस्लिम एकता है, मुझको बहुत पसंद नहीं आया। अगर हम हिंदू मुस्लिम में जो 2 बड़ी कम्युनिटी के लोग हैं हम एकता कर लेंगे तो जो हमारे सिख समाज के लोग हैं, जो हमारे ईसाई समाज के लोग हैं, जो हमारे बौद्ध समाज के लोग हैं, जो हमारे पारसी समाज के लोग हैं, जो हमारे जैन समाज के लोग हैं, इनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का क्या होगा? ये सामाजिक एकता होना चाहिए। हर धर्म हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, बात सही है, मगर वो अल्पसंख्यक में मुस्लिम समाज के लोग बहुसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक समाज में जो सबसे बड़ी संख्या है वो मुस्लिम समाज की है। और मुस्लिम समाज के लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि जो आपसे कम संख्या में अल्पसंख्यक हैं उनकी भावनाओं का, उनकी बातों का, उनके रखरखाव का, उनके वेलबींग का भी निश्चित रूप से आपको ख्याल करना चाहिए। इसलिए कि हम संख्या में कम है, हर बात में हमको लगता है कि हमारे कम संख्या में होने की वजह से हमारे साथ ये परेशानी है, तो जो हमसे कम संख्या में है उनकी क्या हालत होगी, जो उससे कम संख्या में है उनकी क्या हालत होगी, जो उससे कम संख्या में है उसकी क्या हालत होगी। इसलिए सभी समाज को जोड़ के चलने पर ही भारत बनता है, ये मुल्क बनता है और इस मुल्क की तरक्की होती है। मैं बहुत
चूंकि अल्पसंख्यक समाज के लोग कुछ अच्छी तादाद में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वोटों के लिए अपना रास्ता नहीं बदलती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब राम जन्मभूमि का तनाजा बढ़ा कुछ इस मुल्क में, तो मुस्लिम समाज की कुछ नाराजगी हुई कांग्रेस से। हमको वोट मिलना कम हुआ, कहीं कहीं हमको वोट मिलना बंद हो गया, मगर कांग्रेस ने अपने धर्मनिरपेक्षता का रास्ता नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने अपने सेक्युलरिज्म का रास्ता नहीं छोड़ा। हमको वोट कम मिला, हमको वोट ज्यादा मिला, हमको वोट नहीं मिला, हम सेक्युलरिज्म के रास्ते पे और धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे चलते रहे। हमने अपना उसूल और अपना सिद्धांत नहीं बदला, और आज उसी का नतीजा है कि आप तमिलनाडु चले जाइए, तमिल बोलने वाला अल्पसंख्यक हो, आप आंध्र प्रदेश चले जाइए, तेलुगु बोलने वाला अल्पसंख्यक हो, आप कर्नाटका चले जाइए, कन्नड़ बोलने वाला अल्पसंख्यक हो, आप केरला चले जाइए, मलयालम बोलने वाला अल्पसंख्यक हो, आप बंगाल चले जाइए, बांग्ला बोलने वाला अल्पसंख्यक हो, आप पंजाब चले जाइए, पंजाबी बोलने वाला अल्पसंख्यक हो, उर्दू बोलने वाला अल्पसंख्यक हो, हिंदी बोलने वाला अल्पसंख्यक हो, उसकी पहली पसंद आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी है। इसलिए कि हमने कुछ वोटों के लिए अपना सिद्धांत और अपना उसूल नहीं बदला। हम अपना सिद्धांत और अपना उसूल इस देश की एकता के लिए, इस देश को एक साथ रखने के लिए अगर हमने ये सोचा है तो हमको सबको मिला के साथ चलना पड़ेगा, और इसीलिए हम अपने उसूल और सिद्धांत नहीं बदलते हैं। हमको वोट मिले, हमको वोट नहीं मिले, हम समझते हैं कि इस मुल्क को एक रखने के लिए यही सबसे अच्छा रास्ता है। मुस्लिम समाज के लोगों से एक और भी गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, कि हमारे जैसे नेता अपना ऐप छुपाने के लिए आपको बरगलाते हैं, आपको एहसास कमतरी में डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप आए मेरे पास और आपका काम मुझसे हो गया तो मैं कहता हूं कि मैंने शकील अहमद ने आपका काम करवा दिया। लेकिन अगर आपका काम नहीं हो सका, हो सकता है आपके कमी में काम में कोई गड़बड़ी हो सकता है कि जितनी सलाहियत, जितनी बसीरत, जितनी लियाकत होनी चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है, इसलिए काम नहीं हो सका। हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यू है जिसके वजह से काम नहीं हो सका। तो अपना ऐप छुपाने के लिए हम कहने लगते हैं आपको कि भाई आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, इस मुल्क में मुसलमानों की कौन सुनता है, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 2-3 मिसालें देके अपनी बात खत्म करूंगा। इस मुल्क में 3 सदर जमहूरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम समाज के लोग हुए। जैद सिंह को जोड़ दीजिएगा तो 4 अल्पसंख्यक समाज के लोग हुए। किसी की मेहरबानी से नहीं, किसी की नजरे इनायत से नहीं, अपनी ताकत से, अपनी सलाहियत से, अपनी मेहनत से, अपने जो उनकी जिम्मेदारी थी उसको पूरा करके हमारे सबसे ऊंचे मकाम पर इस मुल्क में पहुंचे 4 अक़लियत के लोग, 3 मुस्लिम समाज के, 1 सिख समाज के। अगर वो भी घर में बैठे रह जाते कि इस मुल्क में अल्पसंख्यकों की कौन सुनता है, तो क्या वो मुकाम हासिल कर पाते जो उन्होंने हासिल किया। अब सियासत के बाद आइए तालीम के मैदान में, मैं IAS IPS के इम्तहान को सियासत के बाद सबसे मुश्किल इम्तहान समझता हूँ। सियासत का इम्तहान इसलिए मैं सबसे ज्यादा मुश्किल समझता हूँ कि एक बार आप IAS IPS हो जाइए तो जिंदगी भर IAS IPS रहिएगा, मगर सियासत में आपको हर 5 साल पर इम्तहान देना पड़ता है, और कभी कभी तो वक्त से पहले देना पड़ता है। मैं एक बार पार्लियामेंट का मेंबर था, 13 महीने में ही हाउस डिसॉल्व हो गया था। इसलिए सियासत का इम्तहान सबसे मुश्किल होता है, मगर उसके बाद IPS IAS का इम्तहान सबसे इस मुल्क में मुश्किल है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं जो मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं, मैं सिर्फ कम्पीट करने वालों की बात नहीं करता, मैं टॉप करने वालों की बात करता हूं। IAS में पूरे मुल्क में जावेद उस्मानी टॉप किए, आमिर सुबहानी टॉप किए, बिहार के अभी होम सेक्रेटरी हैं, शहला निगार लड़कियों में टॉप की, अभी कश्मीर में फैसल नाम के लड़के ने टॉप किया है। किसी की मेहरबानी से नहीं, किसी की नजरे इनायत से नहीं, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी सलाहियत से, अपने माँ बाप के दुआओं से, ऊपर वाले की मेहरबानी से, किसी दूसरे की मेहरबानी से नहीं। अगर वो भी घर में बैठे रह जाते कि इस मुल्क में मुसलमानों की कौन सुनता है, तो क्या वो मुकाम हासिल कर पाते।
जो उन्होंने हासिल किया है। जरा गौर कीजिए। अब आ जाइए खेल के मैदान में। सियासत की बात मैंने की, तालीम की बात मैंने की, खेल के मैदान में आ जाइए। 3, 4, 5 स्पोर्ट्स इस मुल्क में बहुत पॉपुलर है, बहुत मकबूल है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, यही खेल है जो मकबूल है। एक ही वक्त में जरा गौर कीजिएगा, कुछ महीने आगे पीछे, कुछ साल आगे पीछे, एक ही बार में क्रिकेट का कैप्टन होता है मोहम्मद अजहरुद्दीन, फुटबॉल का कैप्टन होता है मोहम्मद नईमुद्दीन, हॉकी का कैप्टन होता है जफर इकबाल, टेनिस का कैप्टन होता है अख्तर अली, टेबल टेनिस का कैप्टन होता है मीर कासिम अली, बैडमिंटन का कैप्टन होता है सैयद मोदी। किसी की मेहरबानी से नहीं, किसी की नजर इनायत से नहीं, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी सलाहियत से, अगर वो भी घर में बैठे रह जाते कि इस मुल्क में मुसलमानों की कौन सुनता है या इस मुल्क में अक़लियतों की कौन सुनता है, तो क्या वो मुकाम हासिल कर पाते जो उन्होंने हासिल किया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, सब समाज में मिलकर, मैं नहीं कहता कि भेदभाव नहीं होता है, खुल के बातें होनी चाहिए, मैं नहीं कहता कि भेदभाव नहीं होता है, लेकिन अगर भेदभाव होता है, तासुब होता है, तो उसका एक इलाज है मेहनत, 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 तालीम, 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 और कोई दूसरा इलाज नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। और अपना केस आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जहां चीजों की कमी होती है वहां क्या सिर्फ आपके साथ भेदभाव होता है, क्या सिर्फ आपके साथ, अक़लियत के साथ तासुब होता है। यहाँ पंडित कहते हैं कि ठाकुर हमारे साथ भेदभाव करता है, वैश्य कहता है कि यादव हमारे साथ भेदभाव करता है, यादव कहते हैं हमारे बिहार में कि कोयरी कुर्मी हमारे साथ भेदभाव करता है। अभी मैं कर्नाटका में था, भोकालिंदा कहते हैं कि लिंगायत हमारे साथ भेदभाव करता है। तो क्या सिर्फ अक़लियत के लोगों के साथ भेदभाव होता है? जहां चीजों की कमी होती है वहां उसको हासिल करने के लिए लोग तरह तरह का हरवा इस्तेमाल करते हैं। और जहां चीजों की कमी है, अगर यहाँ 1000 लोग हैं और नाश्ते का पैकेट 1500 डॉक्टर शास्त्री जी मंगवा दें, तो किसी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सब पैकेट आपके पास पहुंच जाएगा। लेकिन अगर 200 पैकेट नाश्ते का यहाँ हो और इस हॉल में 1000 लोग हो, तो नाश्ते के लिए आपको बढ़ के इसे स्टेज पे आना पड़ेगा पैकेट के लिए। और यही इस मुल्क की हैसियत है। अभी हमारे पास इतना नहीं है कि हम सबको उसके घर पहुंचा दें। तो जो ज्यादा हाथ पांव मारता है, जो कोशिश करता है, जो कुछ तालीम के जरिए से कोशिश करते हैं, तिजारत के जरिए से कोशिश करते हैं, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि यकीनी सब लोग मिलकर आपस में इस मुल्क में इकट्ठा रहेंगे, अमन और अमान रहेगा। जब तक अमन और अमान रहेगा तब तक तभी तरक्की होगी। जब अमन और अमान नहीं रहेगा, जब शांति नहीं रहेगी, तो कोई तरक्की नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, अभी यहाँ अमन और अमान है, शांति है, तो नेताजी लोग लंबी लंबी बात कर रहे हैं, लंबा लंबा भाषण कर रहे हैं। लेकिन अगर मालूम हो कि यहाँ गोलियां चलने वाली हैं, यहाँ बॉम्ब फूटने वाला है, यहाँ लाठियां और तलवार चलने वाली है, तो कोई नेताजी लोगों का भाषण नहीं सुनेगा। सब अपनी अपनी जान बचाने के फिराक में पड़ जाएंगे। इसलिए अमन और शांति तरक्की और विकास के लिए जरूरी है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी सभी समाज को मेल करके अमन और शांति लाना चाहती है कि अमन और शांति होगी तभी विकास। सियासी दलों का काम क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का और सरकारों का काम क्या है कि वो ऐसा काम करें जिससे उनके इलाके में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर, देश में रहने वाले, राज्य में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ सके, उनको अच्छी सुविधाएं मिल सके, अच्छी सड़कें मिल सके, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल मिल सके, कोई बीमार पड़े तो उसके लिए अच्छा अस्पताल बन सके, रोशनी का अच्छा इंतजाम हो, सुविधाएं बढ़े, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे। यही काम है देश की सरकारों का, यही काम है राज्य की सरकारों का, यही काम है MP, MLA और मिनिस्टर्स का। और ये करने के लिए, ये तरक्की का काम करने के लिए, विकास का काम करने के लिए सबसे ज्यादा है अमन शांति। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अमन और शांति तभी होगी जब हमारा समाज इकट्ठा रहेगा, जब हमारा समाज साथ मिलकर चलेगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा इसके लिए करती है।
मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी का, हमारे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी का, जिन्होंने मुझे दिल्ली का प्रभार दिया है। मैं अपने जान से जो मेरी क्षमता है, और निश्चित रूप से डॉक्टर साहब जैसे जो एक तरह से बड़े विद्वान हैं, राजनीति पे पकड़ रखते हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से संपर्क में हैं, और एक तरह से समाज के हर वर्ग का विश्वास जिस राजनीतिक पे होता है, ऐसे राजनीतिज्ञों में हमारे डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी आते हैं। इन लोगों की मदद से हम लोग चाहेंगे कि फिर से दिल्ली में चौथी बार सरकार बने हमारी कांग्रेस की, और आप सब लोगों का हमको मेरी मदद चाहिए, मुझको आपकी और तमाम लोगों की जो यहाँ नेता हैं, कांग्रेस के साथी हैं, केवल जो एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो नहीं, जो हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं, जो हमारे काउंसिलर में पराजित उम्मीदवार हैं, जो एमएलए में पराजित उम्मीदवार हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन जो नहीं भी, जो प्राथमिक सदस्य हैं कांग्रेस के, जो भविष्य में कांग्रेस में मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, उन सब से अपील करना चाहते हैं कि एक बार फिर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनाइए। हम चौथी बार निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनाएंगे, तो हमारा भी माथा गर्व से ऊंचा होगा, और मुझको भी थोड़ी संतुष्टि होगी कि सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने जो मुझको जिम्मेदारी दी, उसको पूरा करने में मुझसे जो हो सका मैंने कोशिश की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी को पूरा दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं, विशेषकर महिलाएं हमारी बड़ी संख्या में आई हैं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो मुझे सम्मानित किया है, मुझको सम्मान दिया है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं, आपका एहसानमंद हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इतने सुंदर विचारों के लिए। आपने बड़ी खूबसूरती से इज़हार ख्याल किया। अब मैं बहुत ही मुख्तसर लफ्जों में वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए दरखास्त गुजार हूँ प्रोफेसर कॉमरेड इकबाल साहब से वोट ऑफ थैंक्स। अरे 5 मिनट रह गए बस, 5 मिनट रह गए बस, 5 मिनट हो रहे हैं। खत्म कर रहे हैं। नाश्ता पानी होगा, डब्बा दे देंगे क्या? तो ये था आज का कार्यक्रम, जिसमें डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी की अध्यक्षता के अंदर डॉक्टर शकील अहमद जी का स्वागत किया गया, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में उनको यहाँ पे पद किया गया, और उसके बाद में आपके खाने के पैकेज में प्लीज जनाब वो जरूर लीजिएगा। धन्यवाद। शुरू में तो भीड़ होगी, हाँ हाँ।